इनकम एस्टिमेट के लिए कहा था, क्या बोला था उसमें, क्या निकालना है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या एफसी। उसमें ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि जो वेरिएबल्स इंक्लूड करने थे वो भी करते, जो नहीं करने थे वो भी करते। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके बाद में 2 क्वेश्चन और दूंगा, तो क्या आप लोग उसको देख के आए जो आपने गलतियां की थी? जैसे छोटी सी गलती आपसे ने भी की, छोटी सी गलती इसमें विकास ने की थी, एक दो बच्चे डर थे, तो उनका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही था, लेकिन बात की एक आइटम उन्होंने गलत किया है प्रोजेक्ट पर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं से एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, अगर बहुत ज्यादा मैं बताऊंगा तो फिर तो मैं नहीं रह जाऊंगा जहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तुम छोटी मोटी कोई दिक्कत हो, मैं पूरा तो नहीं पढ़ा, देखो बेटा रोज के रोज मैं टॉपिक नहीं खींच सकता हूँ। इतना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को बिल्कुल ही प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बोला है, ये पीछे मेरा टेबल है, आप 3 बजे पर, 3 बजे के बाद नहीं, 3 बजे के पहले मैं उधर ही बैठा रहता हूँ सामने इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में। अगर किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो टाइम टेकिंग है, मैं यहाँ 2 मिनट का 3 मिनट का कोई ब्रीफ तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे यहाँ के ये बोला मुझे शुरू से समझ में नहीं आया है, तो इट विल बिकम ए टास्क फॉर मी टू हैंडल सच सिचुएशन, क्योंकि मुझे और कभी रहेगा। ठीक है, अगर किसी को कोई ऐसा पॉइंट समझ ना आ रहा हो, ठीक है, जैसे ज्यादातर लोगों ने जो विदेशी अंदर है, नेफा है या रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, प्रेषण जिसको इंडिया बोलते हैं, इसको रेमिटेंस भी बोलते हैं। जो पैसा हमारे यहाँ बाहर से आता है, जो यहाँ से के लोग बाहर से पैसा भेजते हैं, तो उसको हम हिंदी में प्रेषण कहते हैं। और इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत कॉमन टर्म है इकोनॉमिक्स में जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है, तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत जगह अप्लाइड नहीं चलते हैं, जो मतलब एक्सपेक्टेड रहता है कि आगे जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रेमिटेंसेस का क्या रोल है। सो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट इज रिसीविंग द हाईएस्ट रेमिटेंस। तो वो जो प्रेषण है, वो प्रेषण सबसे ज्यादा, प्रेषण राशि तो सबसे ज्यादा जो है हिंदुस्तान को ही मिलती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो एक तो आपको उसको देखना हो कहाँ लगेगी, वो डोमेस्टिक और किसी भी से डिफरेंस करती है, घरेलू और किसी बीच का डिफरेंस क्रिएट कर दिया लिखा एनडीपी, घरेलू और जो नीफा है वो किन दो मदों के मध्य अंतर पैदा करता है? जीडीपी और टीएनपी, राष्ट्रीय और डोमेस्टिक के मध्य। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इस पर खुद होमवर्क कीजिए, आपको उसकी मतलब थोड़ी सी जरूरत है प्रैक्टिस। आप वही चीजें कल सबने सही कर दी, आज कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको एफर्ट करना होगा। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे जिस इकोनॉमी को हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी हमें जो पढ़ना है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी जो प्रॉब्लम है वो मेजरली किसके साथ में एसोसिएटेड है? इंडियन इकोनॉमी की। तो सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, इसकी क्या विशेषताएं है, कैसी है, कैसी नहीं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट फीचर्स which we will consider in this discussion or this lecture that is necessary to deal to understand the working features of the Indian economy. The topic of today is salient features of Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से पाई जाती है, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो और देशों को नहीं है, हमें है, इसका पॉपुलेशन साइज कैसा है, इसमें अर्बनाइजेशन कैसा है, इसकी लिटरेसी कैसी है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, इसका जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, वो कैसा है, अन्य जो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, मापदंड हो सकते हैं जो एक देश के विकास की समृद्धि को
इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं उनकी दशा क्या है। ठीक है, तो ये जानने का प्रयास करेंगे। तो उसी दिशा में सबसे पहले मैंने कल आपको थोड़ा ब्रीफ भी किया था, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए सेलिएंट फीचर्स होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मैंने इसी के साथ आपको ये भी बताया था, जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर, जिनमें एक इकोनॉमी डिवाइड होती है। हम हो रहे हैं रेगुलरली आ रहे हैं। ठीक है, मैं हर यूनिवर्स क्लास में इकोनॉमी सीजन के बाद भाई सर स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है। चिल्लाने में गला चला गया सर। यस सर, हाँ माइक करवा दिया, चिल्लाने में गला चला गया सर। एक्चुअल में वो लेंगे ना इसमें, वो कल बोलता हूँ, तो वहाँ काम खत्म हो गया। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके कितने काइंड्स होते हैं, तीन प्रकार। कौन कौन से, जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आप लोगों से एक पूछा था, आप लोगों ने कुछ नहीं बताया था, मैंने टैबलेट से बताया था कि कैपिटलिज्म क्या होता है। तो क्या होता है कैपिटलिज्म, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था, इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, लिख लो, लेसिस फेयर। कैपिटलिज्म को बोला जाता है ये डबल एस है, FHIRE, लेसिस फेयर। लेसिस फेयर का जो अर्थ होता है, ये कोई टर्म है, LAISSEZE। इसी का दूसरा नेम है कैपिटलिज्म। हाँ, है हस्तक्षेप नीति, है हस्तक्षेप नीति। तो मैं आपको इसकी छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम वहीं चलेंगे सोशलिज्म पे। 1935 से लेके 35 तक, और जब से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी
ऑफ देख रहे हैं, एक बंधा रूप देख रहे हैं, आधुनिक रूप देख रहे हैं। तो उसमें तीन विचारधाराएं हैं, प्रकृतिवाद, वाणिज्यवाद और प्रतिष्ठितवाद। ठीक है। एक को इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजियोक्रेट्स, जिसको हिंदी में प्रकृतिवाद मैंने बोला है। उसके बाद एक अप्रोच चली मर्केंटलाइज, मर्केंटलाइज वाणिज्यवाद जिसको बोलते हैं। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार या वाणिज्य। और सीधे पैरेलल या इनके थोड़ा बाद में एक अप्रोच डेवलप हुई जो 1776 से लेके और 1930 तक पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी कि इस पूरी ड्यूरेशन में दुनिया का कोई भी देश जो चल रहा था, उसके अंदर जो प्रमुख सिस्टम था वो था कैपिटलिज्म, पूंजीवाद या लेसिस्टिज्म जिसको बोलते हैं। जो प्रकृतिवादी थे वो मुख्य रूप से फ्रांस में कार्यरत थे। ठीक है। प्रकृतिवादी जिसका जैसा कि नाम से ही आपको इंगित हो रहा होगा, ये भी लोग थे जो इस बात का फेवर करते थे कि वी शुड रिलाई मोर ऑन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड नेचर। If we want to grow, we want to develop, we will have to make a realization on the natural resources and agricultural activity। तो उनका मानना था जो नेचर है वो ही जीवन प्रोवाइड करती है, और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को और जो प्रोडक्ट्स हम नेचर से पा सकते हैं, अगर उसका मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इनका झुकाव इसी ओर चलता रहा, आपको प्रकृति को बैलेंस करना है। लेकिन ये जो अप्रोच है 1500 के बाद स्टार्ट होती है और 1750 तक लगभग जो है ये फलती फूलती रही। और इसी के पहले ये चल रही थी कहाँ, फ्रांस में, इसी के साथ ब्रिटेन में, क्योंकि ये वो पीरियड था जब ब्रिटेन और फ्रांस, आपने थोड़ा बहुत जब पढ़ाया गया आपको, तो इस ड्यूरेशन में वो था कि जब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों यूरोप में एक वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद भी जितने अभी तक जब तक आपने लड़ाई देखी है लास्ट टाइम, तो आपको समझ में आएगा कि एक टीम फ्रांस सबसे मजबूत था और एक टीम ब्रिटेन सबसे मजबूत रहा है। हालांकि ब्रिटेन का जो ड्यूरेशन रहा है तो पे रहने का वो फ्रांस के मुकाबले में लंबा रहा, और उसके जो उपनिवेश थे वे फ्रांस के मुकाबले में ज्यादा रहे हैं। लेकिन जो वहां पे डोमिनेंट थी यूरोप में, एक टाइम फ्रांस जो है एक्सीड करता रहा ब्रिटेन को। तो ये दो विचारधारा एक साथ चलती थी वहां पे, फिजियोक्रेट्स फ्रांस में और ब्रिटेन में। इसी के पैरेलल एक विचारधारा चल रही है जिसको हम बोलते हैं वाणिज्यवादी विचार या मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइल का मतलब ही व्यापार। इन लोगों ने कहा एक देश की जो तरक्की होती है, एक देश की प्रोग्रेस है, दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। जो एक देश की तरक्की है वो उसके द्वारा धारित स्वर्ण पर निर्भर करते हैं कि उसके पास कितना स्वर्ण है। तो ये जो इनिशियल स्टेटमेंट था इनका 1500 कुछ का, जो उस टाइम के जैसे थॉमस मूर ने इन लोगों ने जो चलाई हुई, तो उस टाइम पे ये कहा गया एक कंट्री को व्यापार के माध्यम से ज्यादा स्वर्ण प्राप्त होना चाहिए। व्यापार के माध्यम से स्वर्ण कैसे आएगा, या आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, आपके पास अगर किसी दूसरे देश से सोना आएगा, अब तो करेंसी आती है, लेकिन जब भी मैं बात करूं तब करेंसी नहीं थी, तो तब क्या आता था, ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होते थे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, वो गुड्स के बदले में गुड्स या गोल्ड। तो गोल्ड एक बेसिक मीडियम था एक्सचेंज और कमोडिटी। उस टाइम पे ये कहा गया कि आपको अगर गोल्ड एक्वायर करना है एंड यू विल हैव टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ गोल्ड, यू विल हैव टू मेक एक्सपोर्ट्स। आपको अगर स्वर्ण की मात्रा बढ़ानी है तो आप ज्यादा से ज्यादा व्यापार कीजिए, और व्यापार में भी किसकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, निर्यात की आयात की। निर्यात आयात तो समझते हो ना क्या होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट मीन्स जो हम यहाँ से बाहर भेज रहे हैं ऐसे काम, जिसके बदले में हमें वहां की करेंसी मिलेगी, यानी गोल्ड मिलेगा। और इम्पोर्ट जो हम वहां से मंगा रहे हैं, तो वाणिज्यवादियों का जो विचार था वो विचार ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहिए,
यही वजह थी इंग्लैंड के लोग, पुर्तगाल के लोग, फ्रांस के लोग, नीदरलैंड के लोग उस टाइम कहाँ निकल गए, सारे के सारे जो है एशिया की तरफ मूव करते या यूरोप के बाकी हिस्से में। इवन जो अफ्रीका के कुछ थोड़े बहुत निकला करते वहां भी, लेकिन अफ्रीका की हालत उस टाइम पे बहुत खराब थी, तो अफ्रीका में इन्वेट करने के लिए कोई नहीं गया। आपको भी पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1600, ठीक है, तो मैं बात करके बता रहा हूँ 1550 के आसपास। तो तब विचार ये रखा गया, क्योंकि तब किसी के दिमाग में नहीं थी कि हम इन्वेट करेंगे, कि अगर आपको ज्यादा संपन्न बनना है तो आपको व्यापार करना होगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे वो लोग बाहर निकले व्यापार करने के लिए, तो धीरे धीरे उनको वहां के सिस्टम में जो खामियां थी, जो फूस थे, वो नजर आने लगी। उन्होंने वहां की राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, जो समीकरण थे, उसमें दखल देना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ी, तो उन्होंने वहां पर दिया पैर जमा। ये आपका हिस्ट्री का मैटर नहीं है, मुझे बस ये बताना था कि ये जो विचारधारा थी दोनों की दोनों, वो क्या कह रही थी। लेकिन इसके बाद जब उपनिवेश बनने स्टार्ट हो गए, तो 1776 में एक किताब पब्लिश हुई, जिसका नाम क्या था, मैंने कल परसों आपको बताया था, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, रिटन बाय एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने फिर उसमें अर्थशास्त्र के जो सूत्र है, उसका जो विषय क्षेत्र है, उसकी एक जो है वैज्ञानिक संरचना प्रस्तुत की है। उसमें उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किया, और उसके बाद जो विचारधारा पनपी, जो विचारधारा चली, उसको ही हम जो है क्लासिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और क्लासिकल अप्रोच कब से कब तक चली? क्लासिकल अप्रोच का जो वर्चस्व है वो 1930 तक रहा। 1930, कोई एक आध बच्चा हो सकता है जानता हो, 1930 का साल कोई जानता है? मंदी का नाम सुना कि 30 की मंदी, क्या थी वो मंदी? वो आज तक की सबसे भयानक मंदी थी। ऐसी मंदी कि जिसमें कभी महंगा होता रहा, कभी मंदा होता, जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, लोगों को राशन तक मिलना भारी हो गया। जर्मनी में जामंदी चलते चलते प्रोडक्शन ही बंद हो गया, तो उसके बाद फिर चीजें मिलनी बंद हो गई। जर्मनी के केस में बता रहा हूँ कि एक लेडी का बच्चा रो रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने किसी से पैसे लिए, वो पैसे लेके शॉप पे गई, तो जैसे उसने शॉप पे जाके पैकेट का प्राइस पूछा कि मुझे ब्रेड चाहिए मेरे बच्चे के लिए, तो उसने कहा कि ये 10 पाउंड का है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने ये 8 में छोड़ा है। उसने कहा कि नहीं, 8 में छोड़ा था, आप 8 में ले लो। वो उसके बाद आगे बढ़ गई। तो आगे बढ़ के घूम के आई, दुकानें बंद, सब कुछ, तो उसने 10-5 मिनट टाइम लिया। तो जब वो दोपहर आए, तो उनके पास 2 या 4 कस्टमर हो रहा था, उनके पास ब्रेड के पैकेट 2 ही रखे थे। तो वही पैकेट जो 10 में छोड़ के गई थी, वही पैकेट फिर जो है 12 रुपए का ऑफर हुआ, और उसके पास 10 ही नोट थे। तो वो खाली हाथ आ गई, और उसका बच्चा जो है भूख से बिलखता बिलखता ही मर गया। ये एक किसी नोवेल में लिखा हुआ है, ठीक है। हमने तो इकोनॉमिक्स में डेटा पढ़ा है, तो हमें पता है कि मतलब जो मंदी थी, तो उस टाइम पे जो है मतलब कहीं कहीं जगह तेजी भी है, क्योंकि जब मंदी होती है कई बार ना प्रोडक्शन शॉर्ट हो जाता है। मंदी होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, एकदम से अचानक क्या होगी, जिसकी भी डिमांड बढ़ेगी, लोग आएंगे, तो आपके पास मार्केट में पैसा नहीं होगा, वो सॉरी सामान नहीं होता है, तो उससे बहुत सारी दिक्कत होती है। तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जो मतलब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो मंदी इतनी भयानक थी, उसके बाद पूरे विश्व का जो आर्थिक उद्देश्य था, वो उथल पुथल हो गया। उसके बाद फिर एक नया विचार पैदा हुआ, जिसके बाद सरकार की भूमिका तय की गई। तो जो 1930 तक का टाइम है, उस टाइम को हम लेसिज फेयर बोलते हैं। लेसिज फेयर का मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, दे विल बी रन बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। वे किसके द्वारा की जाएगी? वहां की जो व्यक्ति है उनके द्वारा की जाएगी, जो, ठीक है, इसकी एक विशेषता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन।
उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर आगे व्यक्तियों का अधिकार होता है। इसको लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। ठीक, इसकी बात करूं मैं लेजिस फेयर। तो जहां तक का ये टाइम है 1930 तक का, यहाँ तक सरकार की कोई भूमिका नहीं थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जैसे आज ये डिबेट कर रहा है, क्या बेटा? समझ गए क्या? उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साथ पर व्यक्तियों का अधिकार होता है, सरकार का नहीं होता है। तो ये जो कैपिटलिज्म है, ये आप जानते हो आज कौन से कंट्रीज हैं जिनमें यूएस हो गया हो, ब्रिटेन, फ्रांस। इसमें दो चीजें आपको जो है देखो थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। कभी कभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि कंप्लीट लेसिस फेयर कहाँ पे है, कोई अगर आपसे पूछ ले या फिर पूछ ले कि पूर्ण पूंजीवाद कहाँ पे है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कहीं भी नहीं है। ठीक है, पूर्ण पूंजीवाद का मतलब क्या है? जहां पर सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? ठीक है, तो ऐसी दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है संभव है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर, सभी एक्टिविटीज पर सिर्फ और सिर्फ वहां के इंडिविजुअल्स का ही राइट। गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने के लिए भी कई बार जो है उन पर एक इंडायरेक्ट कंट्रोल करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट राइट में नहीं है तो भी एक जो है पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के पास में। ज्यादातर में जो मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज है, एडवांस कंट्रीज है, उनको हम जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनमें व्यवस्था है कि वो सोशल वेलफेयर के नाम पे कई बार मतलब जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन को डायरेक्ट कर सकते, डायरेक्ट मतलब दिशा दे सकते। तो चाइना में तो पॉलिसी मतलब बहुत कॉमन है। ठीक है, तो जो कैपिटलिज्म है वो यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये कुछ कंट्रीज है। यूरोप में तो बहुत सारे ज्यादातर कंट्री भी डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस की। लेकिन जब आप अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका तो समझते हो ना? अमेरिका जो अमेरिका है और दो पार्ट में डिवाइड है। एक में हम यूएसए को पढ़ते हैं और दूसरे में हम किसको पढ़ते हैं? ब्राजील, पेरू, चिली, ठीक है, क्यूबा। तो ये सारे जो कंट्रीज है लैटिन अमेरिका में आते हैं। तो इसमें ये समझने वाली बात है, जो नॉर्थ अमेरिका है जिसको हम यूएस के नाम से पढ़ते हैं, वो मुखिया है कैपिटलिज्म का। और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वे किसके दौर में खड़े ज्यादातर? ब्राजील को अगर छोड़ दे तो उनके यहाँ ब्राजील में भी, ब्राजील मिक्स इकोनॉमी है, ब्राजील कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, ब्राजील की मिक्स इकोनॉमी है हमारी तरफ। ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, उसकी कंडीशन भी लगभग भारत जैसी ही है। तो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज सोशलिज्म की तरफ झुके हैं, जबकि नॉर्थ अमेरिका जो है, जो आप कैपिटलिज्म की बात करें, पूंजीवाद की बात करें, उसका मुख्य है। ऐसे यूरोप की जितने भी एडवांस कंट्रीज है वो सारे के सारे कैसे हैं? वो सारे के सारे जो पूंजीवाद पर आधारित। ठीक है, इसके बाद सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या अंतर है, कैपिटलिज्म से कैसे अलग है? सोशलिज्म का क्या मतलब है? व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ। जब आप सारे रिसोर्स छोड़ रहे हैं जनता के ऊपर और जब आप सारे रिसोर्स दे रहे हैं सरकार के हाथ में, तो मुझे बताओ कि सरकार के काम करने के तरीके और लोगों के काम करने के तरीके क्या बेसिक हो रहा है? जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि हम लोग, अगर हमने कोई फर्म बनाई है तो हमारा मोटिव क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अधिकतम है। एक व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है वो फर्म के माध्यम से करे। मैं नौकरी कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि मेरी सैलरी मैक्सिमाइज हो जाए। तो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं
these are trying to maximize something and that is the profit, nothing else. जो profitability है उनकी उसको maximize करने की कोशिश कर रहे हैं. But simultaneously, on the other hand, we will see the motive of the government. That is different from the motive of the individuals. जो individuals का motive है वो उससे different है. वो कैसे? सरकार का काम क्या है कि सरकार ने अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता तो आप लोगों को फ्री कोचिंग थोड़ी देती. अगर आप किसी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ रहे होते तो वो अच्छा बुरा कैसे भी आपको पढ़ाते. लेकिन ये बात होता है कि लेते तो आपसे पैसे कम लेते हैं ज्यादा नहीं. लेकिन आप यहाँ जो है फैन भी चल रहा है, ठीक है, फर्नीचर भी लगा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है, मैं भी आया हूँ, ये भी बैठे नोडल ऑफिसर भी है, इसके ऑर्डर में कुछ नोट काम रहती है. तो ये जो सारी व्यवस्थाएं की है वो बिना किसी पैसे की की है. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार का जो उद्देश्य है वो हर बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करता. इन मोस्ट ऑफ द केसेस गवर्नमेंट स्ट्राइक्स फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. ज्यादातर जगह ज्यादातर अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सरकार इसलिए काम करती है जो सामाजिक कल्याण है, समाज में जो कल्याण है उसको अधिकतम करने के लिए. चीजें कई बार जैसे हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं ग्राउंड पे से नहीं होती है. सरकार भ्रष्ट भी होती है, समाज की वहां की कई कुछ काम गलत से उससे भी होते हैं. वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि जब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम समस्या है तब हम शायद करप्शन की बात करेंगे. लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल ग्राउंड पे बात करते तो ग्राउंड पे जो मोटिव दिखाई पड़ता है सरकार का वो क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का अधिकतमीकरण. तो कुछ सरकारों ने मार्च के बाद में जो है इस थ्योरी को, सोशलिज्म को थोड़ा प्रमोशन मिला. और उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सी सरकारें ऐसी आई, बहुत सी कंट्रीज ऐसे जिन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया. तो रशिया सबसे पहला कंट्री था जिसने जो है अपने आप को एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में प्रस्तुत किया. ठीक है, लेनिन ने जो लड़ाई जीती थी पता होगा ना आपको. तो लेनिन ने जो है रशिया में क्रांति जो रिवोल्यूशन हुई जीतने के बाद जो स्टालिनग्राड की लड़ाई होती जाती है उसके बाद में जो है पूरे रशिया को जो है एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया. उसके बाद से जो है अभी तक जो है सोशलिस्ट कंट्री के रूप में काम करता है. हालांकि अब जो है वहाँ एक लिबरलाइजेशन जो है वाइफ आई है पिछले सालों में, तो वो थोड़ा थोड़ा यूरोप की तरफ रिमूव कर है, यूरोप का बेसिक ढांचा है. इसके अलावा और कंट्री का नाम बता सकते हो कोई? चाइना हो गया, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया. ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो कि डिक्टेटरशिप में चलता है किम जोंग उन की, तो वो क्या है, वो भी अपने आप में सोशलिस्ट कंट्री है. क्यूबा है, क्यूबा भी जो है सोशलिस्ट कंट्री है. वियतनाम है, वियतनाम भी जो है सोशलिस्ट कंट्री है. तो ये कुछ सारे नाम है, उनको लिख लो, कभी कोई पूछ सकता है, कोई बात आती है. तो ये सारे के सारे में कंट्री है जो सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल रहे हैं, जो समाजवादी ढांचे पे चल रहे हैं. ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया कि कुछ अर्थव्यवस्थाएं ऐसी है, जैसे मैंने यूएस को बताया. देखो, जो आपका एक आधारिक ढांचा बनाना, जैसे सड़क बनाना, ठीक है, एयरप्लेन चलाना, रेलवे, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें है. तो जो आधारिक संरचना उसको आधारभूत ढांचा बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादातर देशों में जो कैपिटलिज्म पे भी चल रही है, उन जो वाले देश है उनमें भी कई बार ये है कि वो कहीं ना कहीं जो है सरकार का उसमें हस्तक्षेप रहता है. ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हर एक देश में कहीं ना कहीं मतलब जो है सरकार को ही चलाना पड़ता है. अगर आप इंडिविजुअल्स के हाथ में छोड़ देंगे तो लॉ की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप फिर जो है जस्टिस को एंश्योर कर पाए या ना कर पाए. देखिए, आपने मेरे को छोड़ दिया और मैं हूँ इंडिविजुअल, तो हो सकता है कल मैं जो जस्टिस प्रोवाइड करूंगा मैं किसी पैसे में टिक जाऊं. तो कई सारी चीजें ऐसे, जैसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो ये कुछ ऐसी इशूज है जो सरकार जो है अपने हाथ में रखती है, इवन इन कैपिटल कंट्री. दूसरी बात यह है कि जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म दो रूप में देखा जाता है. एक जब हम उसको जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और एक जब उसको जो है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं. तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक परिप्रेक्ष्य.
वी आर लुकिंग इट इन इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। तो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में क्या है कि हम सरकार का जो हस्तक्षेप है उसकी बात के संदर्भ में कर रहे हैं, आर्थिक संदर्भ में कर रहे हैं। तो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक आर्थिक संदर्भ ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कोई आदमी लैपटॉप बना रहा है, कोई आदमी ब्रेड बना रहा है, कोई आदमी बिस्किट बना रहा है, उसका संदर्भ क्या है? उसका संदर्भ आर्थिक है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी करना, ऐसा है नहीं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका इकोनॉमिक कंसर्न ना हो। लेकिन ये प्योरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, तो इस वजह से हम इन कंट्रीज को मान लेते हैं कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज है। जैसे मैंने नाम बताया आपको किसका, यूएसए का नाम बताया, यूके का नाम बताया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सारे कैसे कंट्रीज है? कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ठीक है। तीसरा मैंने पैटर्न आपको बताया था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन से कंट्री को काउंट करेंगे? इंडिया को काउंट करेंगे, ब्राजील हो गया, ठीक है, आपके जैसे पाकिस्तान है तो मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमी है नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये सारे कंट्री, श्रीलंका हो गया, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये मिक्स्ड में आते हैं। मिक्स्ड में इनको इसलिए क्योंकि मिक्स्ड में तो कहने के लिए हम जो है यूएस को भी काउंट कर सकते हैं, इंग्लैंड को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविक परिभाषा के हिसाब से देखा जाए जो उसकी यार्डस्टिक्स पूरा करते हैं तो वो इंडिया जैसे देश ही है। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों को ही जो रिप्रेजेंटेटिव एक स्थिति है, तो वो रिप्रेजेंटेशन दोनों का लगभग जो है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नगण्य है। ठीक है, मान लिया आपके यहाँ 400 लोग प्राइवेट ओनर्स है, पूरे देश में 4 लोगों को क्या औकात है? तो उसको सोशलिस्टिक ही मानना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सरकार के पास एक सेक्टर आ गया है तो उसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा? कैपिटलिस्ट ही मानना पड़ेगा। लेकिन इंडिया ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर जगह दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलेगा। आप एजुकेशन में बात कर लो तो आपके यहाँ कितने कॉलेज है? ये हो गया, मोहनलाल हो गया, जीव जैन हो गया, ठीक है। ऐसे इंटर कॉलेज में दो तो गुरु नानक ही है, और भी मुझे नहीं पता ज्यादातर, ठीक है, राजकीय वगैरह हो गई। ये कैसे कॉलेज है जिनके तहत मतलब सरकार काम कर रही है, सरकारी फंड आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इसी के पैरेलल बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी चल रहे होंगे यहाँ पे, पाइनवुड वगैरह बहुत से स्कूल है। तो यहाँ मतलब आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि सारे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट मुश्किल से जाके आपको दिल्ली मिला, या प्राइवेट बहुत सारे है, सरकारी नहीं मिला। आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में कहीं भी जाएंगे दोनों तरह की बॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है। ऐसे ही आपके छोटे मोटे कुछ वैसे काम हैं, तो आपको जैसे ही बाहर निकलेंगे, आपको मोबाइल ठीक कराना है, कुछ करना है, तो आप कहाँ जाएंगे? सीधा सरकारी दफ्तर में जाएंगे कि प्राइवेट दफ्तर में जाएंगे? आपको अगर मोबाइल वगैरह की दुकान है या मोबाइल का सिम बदलना है, कुछ करना है, किसी एजेंसी के पास जाना है, तो ऑल दीज एजेंसीज एंड शॉप्स कम अंडर द बैनर और डोमेन ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। ये सारी कंपनीज एजेंसीज जिन पे आप ये काम कराते हो सारी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट डोमेन में आती है। लेकिन आपको पता चला कि भाई कोई मुकदमेबाजी हो गई, कचहरी जाना है, ठीक है, आपको पीडब्ल्यूडी का कोई वैसा काम पड़ गया, सड़क खराब हो गई हमारे यहाँ की, कोई शिकायत करनी है इस तरीके की, इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत आ गई है, बिजली घर जाना है, ये सारे कौन से डोमेन है? पब्लिक सेक्टर डोमेन। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का पैरेलल कोएग्जिस्टेंस है। इसलिए हम कह सकते मतलब इंडिया को अगर आप कहेंगे तो ब्राजील के मुकाबले में भी, और बाकी जिनको मैंने नाम लिया उनको मुकाबले इंडिया सबसे सटीक उदाहरण है किसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही चीज हो गई। जो प्राइवेट ओनर्स है, जैसे आपके रिलायंस ग्रुप के जितने भी उपक्रम चल रहे हैं, प्लांट्स चल रही है, फर्म चल रही है, एजेंसी चल रही है, उनका जो गोल है वो क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ, जो अंबानी अडानी ये चला रहे हैं उनका क्या मोटिव है? प्रॉफिट है। और जो गवर्नमेंट के उपक्रम चल रहे हैं उनका क्या है? जन कल्याण। और दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक बैलेंस अप्रोच है। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हम जो है पब्लिक वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जब आप थोड़ा सा इसको खुद से पढ़ोगे और कोई पीडीएफ वगैरह पढ़ोगे, कोई अच्छे सा किसी आर्टिकल में पढ़ोगे, तो आपको तब पता चलेगा कि जब आप क्रिटिकल एप्रेजल की तरफ पढ़ोगे तब आपको ये जानने को मिलेगा कि जो मैं ये बात बता रहा हूँ उसका महत्व क्या है, कि दोनों के साथ रहने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है।
अगर पूरा का पूरा कंट्री सोशलिस्टिक है, तो मुझे एक बात बताओ, चार कमी बताओ, तीन या चार कमी जो मुख्य मुख्य आपको नजर आती है जो पब्लिक सेक्टर में। मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर में ऐसी चार या तीन कमी बताओ मुझे जो आपको लगती है कि पब्लिक सेक्टर की ये कमियां हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा ये है कि जो वो अगर सरकार की कोई हमारी छोटी सी प्रॉब्लम है तो हम तो प्राइवेट सेक्टर क्या ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब हम सरकार के अधीन हुए और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और कोई बच्चा? मैं बिल्कुल आर्थिक बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो विषय है वो अर्थशास्त्र है। मैं उन समस्याओं में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आर्थिक रूप से आप क्या देखते हो, जो सरकारी उपक्रम है उनमें क्या कमी है। कोई और बच्चा बताओ भाई। ठीक है, चलो ये बात मान लीजिए। बताओ भाई, अच्छा तुम बताओ भाई। और इधर वाली टीम, यार तुम लोग रोज मुझे बोलना पड़ता है, तुम मेरे बोलने के बाद ही बोलते हो। तुम एक सरकारी जो कार्यालय है, सरकारी कार्य करने वाली जितने भी उपक्रम है, उपक्रम का मतलब प्लांट्स है, उनकी जो क्षमता है उस पे मतलब कुछ कहने सुनने को है नहीं तुम्हारे पास कुछ भी। फिर सिविल कैसे करोगे? तुम्हें तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा, नेगोशिएशन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सरकारी तंत्र है उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये तंत्र कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या एफिशिएंसी मैक्सिमाइजेशन या प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ता है। ये उत्पादकता, कुशलता या लाभप्रदता को अधिकतम करने के बारे में कभी सोचता ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, कई बार उनके बारे में टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं रैंक सीटिंग। रैंक सीकर किसको बोलते हैं? जो आदमी काम नहीं करता लेकिन पैसे ले लेता है। ठीक है, जैसे कॉलेजेस में आप देखते हो, क्लास चली तो भी ठीक है, नहीं चली तो भी ठीक है। बहुत सारे कार्यालय है, पता चला कि 11 बाबू तो आता ही नहीं है। बहुत सारे जो है पीडब्ल्यूडी के नीचे आ रहे हैं तो कभी मिलता ही नहीं है। तो वो काम करते हैं नहीं करते हैं, सरकार उनको क्या देती है? उतनी ही तनख्वाह देती है। मैं पूरे साल में क्लास पढ़ाऊंगा या 100 क्लास पढ़ाऊंगा, मेरे इंक्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मेरे इंक्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना है और आपके यहाँ वर्क कल्चर नहीं है, तो होगा क्या? लोग काम नहीं करेंगे अपनी एफिशिएंसी में। क्या होगा? ये कड़वी सच्चाई है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई आपको मैं यही बता रहा हूँ, यही मैंने देखा है। आपको ये कह दो कि ये काम होना ही होना है और आपको उसका ये दिया जाएगा, और आदमी करेगा ही करेगा। और जो काम रूटीन के काम है उसमें कहता है, मैंने तो पिछली बार गया था, इनको कहो ना। तो सरकारी तंत्र की जब आप बात करते हो तो हमेशा जो है रैंक सीकिंग की बात आ जाती है, इनएफिशिएंसी की बात आ जाती है, या कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्टिविटी डेप्रिवेशन की बात आ जाती है। प्रोडक्टिव डेप्रिवेशन का मतलब है उत्पादकता में गिरावट। हमारे जो उत्पादकता है वो गिरती है। प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी को जितना दिया जाता है उससे ज्यादा काम लिया जाता है। जैसे आप जानते हो, आप अगर कोई भी फर्म आपको अपने यहाँ एम्प्लॉय रखती है तो वो आपका पूरा खून चूस लेगी। सुबह आपको 10 बजे बुलाएगी, अगर 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे ही छोड़ेगी। यहाँ नहीं है कि आपको मन करेंगे 11 बजे तो 11 बजे निकल गए, मन करे तो 3 बजे तक थे, मन करे 7 बजे। वहाँ अगर आपका टाइम 7 बजे है, आप 5:30 बजे अगर चले गए तो आपको एप्लीकेशन पे लिख के देना होगा कि आज मेरी ये प्रॉब्लम है, और 1 या 2 12 का ये रिपीट हुआ तो आपकी सैलरी से पैसा काटा जाएगा। तो ये जो जबरदस्त लेवल का इंसेंटिव उत्प्रेरक जो आपने रास्ता बना दिया है,
तो इससे नो डाउट एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन एक बुराई वहां पे शुरू हो जाती है। वो क्या है? प्राइवेट सेक्टर की एक बुराई मुझे बताओ। देखो, इकोनॉमिक्स मान के मत चलो, तुम ये मान के चलो कि यू आर ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रिपोर्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। हमें बस जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है, मैं तो आपसे समस्या पूछ रहा हूँ, आपको मुझे बतानी है। उसके बाद उनका निस्तारण मैं बताऊंगा कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। प्राइवेट सेक्टर में, और आप, मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो है अपने आप में बहुत एफिशिएंट है, मेकिंग द मैक्सिमाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डू। लेकिन उसमें भी तो कुछ खामियां, और सबसे बड़ी खामी क्या है? ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर जैसे पब्लिक सेक्टर है, तो सरकार कई बार क्या करती है, क्या सब्सिडाइज करती है। आप जो कमोडिटीज परचेज करते हो, जो नेसेसिटीज है, उनको जो है वो सब्सिडाइज करते हैं ताकि आप खरीद सके, जस्ट टू मेक ए सोशल जस्टिस। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कई बार जो है रास्ते से इतना दूर चला जाता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं करता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी एमडी के पास गए, आपको फीवर है, वो आपको कितना टाइम देगा? कितना टाइम देता है डॉक्टर आपको? 5 मिनट दे दी, प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद फिर दवाई लिख देगा स्टोर से। जो पैरासीटामोल का साल्ट यहाँ डोलो ट्रैक्जोल में अवेलेबल है, वो उसका नाम कुछ बड़ा सा करके लिख देगा, बड़ा कैप्सूल आ जाएगा शायद। ठीक है, वो मिलीग्राम से बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप 500 का खाएंगे, वो आपको 650 का दे देगा। एंटीबायोटिक लिख देगा कुछ ऐसे ही। तो आप दवाई के उसको 1000 रुपए दे के आओगे, और उसकी जो प्रेस्क्रिप्शन फीस है उसके भी 600 से 800 रुपये आप उसको दे के आओगे। तो 2 से लेकर 5 मिनट का टाइम उसने आपको दिया है, एंड ही चार्ज 600 और 800। तो क्या ये जस्टिफाइबल है? क्या इसमें न्याय हुआ है? जब हमें ये पता है हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है उसका स्तर इतना निम्न है, इतना निम्न है कि जो दुनिया के कुछ ही बचे कुछ देश है उन्हीं के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, और उसके बाद भी आप एक 5 मिनट की प्रेस्क्रिप्शन के परामर्श के 800-600 रुपये ले रहे हो, तो ये इनजस्टिस है। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से 5-10 रुपए की पर्ची बनती होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों के अप्रोच में। तो दोनों का कोएग्जिस्टेंस क्या इंश्योर करता है कि हम एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं, किसकी? आर्थिक विकास की। ठीक है, तो आर्थिक विकास, विकास और वृद्धि दोनों थोड़े अलग अलग है। हम रहन सहन की बात करें कि एक कंट्री के पास पैसा कितना अवेलेबल है, ठीक है ना? जैसे मेरे पास पैसे हैं, लेकिन घर के पड़ोस में झगड़ा चल रहा है, सामने नाली नहीं है, इधर कुछ टूटा पड़ा है, घर मकान की छत गिरने वाली है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी हालत में रह रहा हूँ, तो मैं गलत कह रहा हूँ ना? तो विकास सारे के सारे डायमेंशन को देखता है जो ह्यूमन लाइफ के साथ में अटैच है। वृद्धिशील को सिर्फ देखते हैं तो आपकी इनकम में कितना इजाफा होगा, आपकी जीडीपी कितनी बड़ी है, ये आपकी आर्थिक वृद्धि है। आपके देश में रहन सहन कैसा हुआ है, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आपने देखो, जो उसका एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो एक डेप्रिवेशन शो करता है। जो स्टेटस ऑफ वीमेन है यहाँ पे, वो एक डेप्रिवेशन शो करता है। ये मैं नहीं है, ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल एजेंसी है उनके आंकड़े हैं, वे बताते हैं कि हमारे यहाँ इंडिकेटर्स की जो स्थिति है वो सही नहीं है। तो हमारी इनकम अगर बढ़ भी जाती है तो भी हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम मतलब बहुत अच्छा रहन सहन अपने अपने आप को हमने स्थापित कर लिया। ठीक है, तो ये पहली जो बात थी कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसमें ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। तीन, मैंने आपको बता दिया कि तीन स्ट्रक्चर होते हैं, तीन सिस्टम होते हैं। तीनों सिस्टम के जो खूबियां है, कमियां है, ये भी मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल आ जाता है, जैसे मैंने बताया सोशल जस्टिस, कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कौन सा सेक्टर अनिवार्य है। तो उसमें ऑप्शन आ गए प्राइवेट, उसमें ऑप्शन आ गया आपका जो है सरकारी, उसमें ऑप्शन आ गया दोनों,
ठीक है, तो आपको फिर ये तय करना है कि आप क्या लिखेंगे। कई बार आपने लिख लिया दोनों, लेकिन सही है कि प्राइवेट सेक्टर जस्टिस एंश्योर नहीं करेगा, जस्टिस एंश्योर करने का काम जो है पब्लिक सेक्टर का ही है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से कंट्रीज है जो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। अभी कोई बात आती है कि बंच ऑफ कंट्रीज दे रखा है और आपने पूछ लिया कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, समाजवादी को, या मिश्रित को, तब आपको बताना होगा। मैंने आपको बता दिया कि मिश्रित में आएगा तो इंडिया, ब्राजील या कोई नाम आएगा। ठीक है, कैपिटल में मैंने आपको बता दिया। मेन चीज ये है कि आप सबसे कम क्या है, सबसे कम सोशलिस्ट कंट्रीज है, क्योंकि मिश्रित तो हर एक देश लगभग है। तो सबसे कम जो संख्या है वो सोशलिस्ट कंट्रीज की है। उसमें क्यूबा हो गया, ठीक है, आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, तो वियतनाम हो गया। इनके नाम आपको याद रखना अगर कभी कोई बात ऐसी आती है। ठीक है, इसके बाद सर, जैसे कि चाइना एक समाजवादी कंट्री है, हाँ लेकिन सर वो समाजवादी कंट्री की सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है कि वो ऊपर अटैक नहीं करती। क्या नहीं करते, ऊपर अटैक जो करते हैं चाइना में जो है अंदर देखिए प्रेस रखता है, वो तो टारगेट देख रखता है अपने कर्मचारियों को। लेकिन तो फिर गवर्नमेंट है तो टारगेट नहीं तो पास में करते हैं। लेकिन सर चाइना इसके विरोधी है। चाइना को क्या है, हमारे यहाँ से पुलिस करता है तब कहीं और हमारे से ऊपर है कि उनको तो ये कैसे संभव है? कर मैंने जो कैपिटलिज्म की डेफिनेशन लिखवाई थी और सोशलिज्म की, सोशलिज्म की डेफिनेशन में क्या लिखा है बताओ एक बार, लिखा होगा ना, क्या लिखा है, पूरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ओन एंड कंट्रोल्ड। मैंने दो टर्म यूज किए हैं, जो दूसरी टर्म है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब चाइना ने 48वीं सिस्टम एडॉप्ट किया था तो तब ये प्योरली सोशलिस्टिक थे, लेकिन 80 के डिकेड में आके दोनों अर्थव्यवस्थाएं फंस गई। 80 तक चाइना और इंडिया की जो कहानी है बिल्कुल एक, चाइना और इंडिया आर्थिक स्थिति में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ओवर पॉपुलेटेड कंट्री थे, दोनों के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो थे, लेकिन कैपिटल की कमी थी। 80 के डिकेड में आके दोनों की दोनों अर्थव्यवस्थाएं फंस गई, और दोनों अर्थव्यवस्थाओं पे आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, और जो बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज है जो अमेरिका के हिसाब से चलती है, उन्होंने दोनों पे प्रेशर करना शुरू कर दिया कि आप अपना जो मार्केट है वो खोल के। उनकी समस्या क्या थी कि उनके यहाँ जनसंख्या कम है और लोग संपन्न ज्यादा थे। तो अगर आप सबके सब संपन्न हैं और हम लोग मार्केट है, तो जब आप संपन्न हैं तो आपके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर सब होगा कि नहीं होगा। तो अब इस अर्थव्यवस्था में अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारे टीवी, फ्रिज हम बना रहे हैं, उनका क्या होगा, ये बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। ये तो मतलब साधारण सी बात है समझने के लिए। आपके पास तो सबके पास है और यही देश है हमारा, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इस क्लास में कुछ भूखे नंगे से बैठे हैं उन्हें देख लो, उससे उधर उससे भी ज्यादा बैठे बहुत भीड़ बैठी है। तो जो एडवांस कंट्रीज है इनको चाहिए था मार्केट, इतने कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, और तो ये कंट्रीज थी जिनके पास मार्केट था, जिसमें सबसे बड़ा मार्केट किसके पास था, चाइना और इंडिया के पास। दोनों की जो जनसंख्या है वो विश्व जनसंख्या का आपको पता है कि 40% हो जाती है। तो इतना बड़ा मार्केट तो उनको वैसे ही मिल गया। तो बेसिक जो प्रेशर था वो इन दोनों कंट्री, दोनों इकोनॉमीज पर था। उन्होंने कहा कि आप अपना मार्केट खोल दीजिए। ये मार्केट क्यों नहीं खोल रहे थे, आपने बात 1950 के बाद ही कहनी शुरू कर दी। लेकिन 1950 में आपको पता है कि जो मानसिक स्थिति थी यहाँ के पॉलिसी मेकर्स की वो क्या रही होगी, कि आपने 200, 300, 400 साल की क्या देखी थी, गुलामी देखी थी। तो आपने माल गुजारी के नाम पे एक लूट देखी थी। यहाँ का सारा जो सामान था कहाँ पहुंच गया, यहाँ का सारा गोल्ड था, यहाँ की जो सारी यहाँ की सारी करेंसी थी वो कहाँ चली गई, उनकी तिजोरी में चली गई। ठीक है, यहाँ कुछ बचा ही नहीं।
तो यहाँ जब 1951 में हम पहले प्लान बना रहे थे, तो हम लोगों के पास मतलब इतना भी फंड नहीं था कि हम जो बुनियादी ढांचा, बुनियादी आवश्यकता है उनके बारे में ढंग से सोच पाते। तो हमने सारा पैसा कहाँ से उठाया फिर? वर्ल्ड बैंक से। सारा पैसा उधार पे चला, बाहर की सरकारों से। तो वो प्रेशर क्यों बना रहे थे कि भाई आप खोल दो। ये खोल दो, लेकिन डर था कि कहीं दोबारा सन हो कि ऐसे तो नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से यहाँ पे मतलब कुछ पढ़ने या फिर प्रेशर बन सकता है। तो चाइना ने तो वो 80 में ही खोल दिया। चाइना ने जो लिबरलाइजेशन है वो 80 के डिकेड में अडॉप्ट कर लिया। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो दो टर्म मैंने बताई है, ओन और कंट्रोल, तो ओनरशिप से हट के वो कंट्रोल की तरफ चले गए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये किताब मेरी है, ठीक है, एक ये है। ये किताब ये इशू करते हैं, मतलब सरकारी है, सरकार की है, इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दे दी। ये तय करेंगे 2 दिन को देंगे, 5 दिन को देंगे, और इनका उद्देश्य क्या है? काम कराने का। तो उसके बाद जब चाइना को लगा कि हम जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और डोमेस्टिक प्रोडक्शन, चाइना ने तो अपना मॉडल पकड़ लिया, सरकार काम को निपटाएगी और जो ओनरशिप है उसको जो है ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। लेकिन डायरेक्शन हम ही देंगे। तो वहां पर जो दूसरा वर्ड है कंट्रोल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां अब प्राइवेट ओनरशिप है। जैसे कि सोशलिस्टिक जो पैटर्न है इसमें प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है, लेकिन फिलहाल जो उनका सोशलिस्टिक पैटर्न है इसकी भी जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। तो ओनरशिप तो दे दी है, लेकिन जो कंट्रोल है, डायरेक्शन है, वो किसके हाथ में है? अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो कौन सा सामान कहाँ बनाना है, कितने का बनाना है, कहाँ भेजना है, वो सारा काम जो सरकार तय करती है। चाइना एक काम करता है, खासकर जो सवाल के एनवायरमेंटल पीसेस में तो आ जाता है। एक वर्ड है डंपिंग। डंपिंग नाम सुना है? डंप सुना है? डंप तो पता हो किसे कहते हैं? क्या होता है डंप? डंप मैंने किसी को गिराना, खराब कर देना, है ना। और फिर डंपिंग क्या हो गया? किसी चीज को खराब करने की प्रक्रिया। तो डंपिंग किसे बोलते हैं? मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूँ और मैंने एक मोबाइल फोन बनाया, और मोबाइल फोन बना 10,000 रुपए का, तो मुझे ये बताओ, एज बीइंग ए रेशनल प्रोड्यूसर, मुझे कितने का बेचना चाहिए? अगर मैंने 10,000 में बनाया है, मैं काम भी कर रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ, मुझे अपना घर भी चलाना है, तो ये कितने का बिकना चाहिए? मोर देन 10,000 रुपीज का ही बिकना चाहिए। लेकिन चाइना क्या करता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए, मार्केट शेयर को सीज करने के लिए आपने कभी जब खोली थी, जिसे पूरे यूरोप में अमेरिका के साथ करोड़ों का विरोध किया। चाइना का जो सबसे ज्यादा विरोध होता है वो इसी बात को होता है कि चाइना ने, वो लोग जो मार्केट यहाँ चाह रहे थे चाइना में और इंडिया में, तो चाइना ने अपना तो मार्केट उनको दिया ही दिया नहीं, उनका भी ले लिया और इंडिया का भी ले लिया साथ में। तो चाइना का ग्रोथ सबसे ज्यादा इसलिए है, इसीलिए है। वो करते क्या है कि 10,000 का बनाया और कितने का बेच दिया? 5 का, 8 का, 6 का बेच दिया। अब इसमें फायदा क्या है? मैं भी तो वही पूछता हूँ, फायदा क्या है? रिलायंस ने जब जियो का सिम आपके हाथ में पकड़ाया था, तो कैसे क्या क्या कह के पकड़ाया था कि फ्री चलेगा, पूरी जिंदगी चलेगा, ये सिम कभी भी नहीं बदलेगा। 20 वादे आपसे किए थे, ठीक है। एयरटेल, कई नाम ऐसे है जो आपको सुनने पे नहीं आते हो, आइडिया, वोडाफोन, हच, ये कई सारे नाम थे। 1 साल के अंदर सारे नाम खत्म। सबको फ्री का चाहिए, यहाँ का हर जगह चाहिए फ्री का। जब उनको लगा कि अब ये लोगों को आदत भी पड़ गई है नेट चलाने की, सबसे पहला काम था तो डेवलप हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, अब जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने वालों के टेंडेंस होता है किसी को धार देके, किसी को रोटी मिले ना मिले, लेकिन जो पीने वाला हो शाम को पौवा जरूर तैयार रखेगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है? पता नहीं मतलब उसके पास क्या टेक्निक होती है, वो किस लेवल पे जाके किसकी खुशामद कर ले, कहाँ से ले आए, और वो शाम के टाइम अपने जुगाड़ करके ले आएगा। तो हैबिट क्या है कि अगर आपको हैबिट हो गई, तो फिर आपका कंजम्पशन कोई रैचिट इफेक्ट इसको बोलते हैं, नीचे नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना। तो लाइन्स ने क्या किया, आपको उसी में पकड़ा। सबसे ज्यादा कस्टमर किसके बन गए? लाइन्स के बन गए। फिर उसके बाद उन्हें चार्ज करना शुरू करते हैं। तो वही काम जो चाइना करता है कि जब आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट देना होता है, जो यूरोपियन कंपनीज है उन्होंने अपने प्लांट अपने में ही सेटअप कर रखे थे। हमारे यहाँ
इस काम की मजदूरी 4 से 5 मिनट है। अगर आप लोगों को टोटली करेंसी के हिसाब से कंपेयर करके रुपए में बताएंगे तो वो मजदूरी अमेरिका में लगभग 2,000 रुपए के पास रुपये जो हमारे यहाँ 500 मिल रही है। यूरोप के बाद कंट्री में बात ऐसी है, वो 1600 से लेके मतलब 3,000 की रेंज में वैरी करेगी। तो जब उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें आ जाएगी तो वो बेचेंगे कैसा, सस्ता कि महंगा? उन्हें तो महंगा ही बेचना पड़ेगा। तो चाइना तो खुद ही सस्ते दे रहा है, तो सस्ता ही बना रहा है वो। जब वो लेके आ रहे हैं उनसे वो सस्ता दे रहा है, तो उतना सस्ता नहीं। 8,000 का मैंने 6 में दे दिया, जब वो मार्केट से बाहर हो गए फिर 6 से 8 का कर लेगा, 8 से 9 का कर लेगा। भाई अगर आपको लगता है कि अंबानी सड़क पे आ गए हैं, तो आप मैं भी आपको 2-3 साल फ्री में डेटा चलवा दिया आपका। अब आप उसका पैसा दे रहे हैं, आपको 1 महीना करना है तो 399 को दे उनको, 399 भी होता है। और उसके बाद आप 1 महीना चलाओ। सर्वर उसमें सारे बेचने के लिए रखे हैं। अब उन पे ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं है, बेचना घर बैठ गया, वो उनके सर्वर चला रहे हैं। चाइना एक्सपोर्ट करता है और मतलब बहुत ज्यादा जो करेंसी है वो हमारे देखो दो चीजें होती है, एक होती है डिवेल्यूशन, एक होता है एप्रिसिएशन। होता एक होता है कि करेंसी वैल्यू को डेप्रिशिएट करती है कई बार। डिवेल्यूएशन वो होता है जो कंट्री खुद से तय करता है। जैसे कि मैंने मेरी कंट्री के साथ तो पैक किया हुआ है डॉलर के साथ में कि भाई $1 1 रुपए के बराबर है, और अचानक हमें डील होती है कि $1 2 रुपए के बराबर है, तो ये है जो वहां पर डिवेल्यूएशन। और जो मार्केट खुद करता है वो डेप्रिसिएशन। तो चाइना जो आप कह रहे हो कि उसकी करेंसी तो मजबूत होनी चाहिए डॉलर के मुकाबले में, तो ये सिनेरियो आज का थोड़ी ना है। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है दुनिया में वो किसका है? वो तो अमेरिका का ही है। तो अमेरिका एक उसमें जो संस्थाएं बनी थी, इसको आप IMF हो, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक, अभी आगे जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक। तो ये सारी के सारे उस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाए थे। उसमें एक फैसला लिया गया था कि जो पेमेंट होगा इंटरनेशनल पेमेंट, या तो वो गोल्ड में होगा, मान लिया किस में होगा, डॉलर में। तो दो ही मोड थे आपके पास। तो डॉलर उस टाइम पे इंटरनेशनल करेंसी बन गया, उसकी वजह से मार्क्स में लोगों का अपना विश्वास हो गया, इसकी मांग इतनी बढ़ गई, ये कैसे कहीं पहुंच गया और बाकी करेंसी के मुकाबले में बहुत पीछे रह गई। 1947 में $1 कितने रुपए के बराबर था? कितने? $1 और ₹1 दोनों बराबर थे। आप इमेजिन कर सकते हो और आज क्या स्थिति है? ठीक है, अब 78 79 यहाँ पे जो है वैरी कर रहा है, तो 79 तक 80। तो वहां से यहाँ कैसे पहुंचे, ये हम धीरे धीरे इसको करते जब सीख जाएंगे। चलो इसको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो जो है हमारे फीचर्स ही पूरे नहीं होंगे आज। दूसरा जो पहली व्यवस्था, जो पहली विशेषता है अर्थव्यवस्था की, मैंने बताया ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके असाइड विसाइड के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। दूसरा, ये कैसी अर्थव्यवस्था है? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था कि एक अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर कोई अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है तो उसकी मतलब क्या विशेषताएं होंगी।
अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को तो इसका मतलब क्या वैल्यू बनता है, क्या इसका अर्थ निकलता है, कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड जो आपकी कोई इकोनॉमी है, मुझे बताओ उसमें मतलब क्या चीज आप देख, आप बताओ। ठीक है। और इसमें जनसंख्या अधिक कहती है, यही जो है कमाई बहुत कम होती है। वेरी गुड। जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज है, ऐसा देखिए हमारे बहुत सारे कंट्रीज है उनमें ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था को देख लो। अर्जेंटीना है, ठीक है, ब्राजील है, में भी जो है मतलब एग्रीकल्चर के लिए काफी स्पेस है। तो जितने भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमीज है, उनके दो तीन फीचर्स है बदले हुए। पहला जो है मैं कैसी है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। हिंदी में इनको लिख लो, परंपरागत अर्थव्यवस्था, निम्न उत्पादकता, परछन बेरोजगार। जो हिंदी में लिखने वाले हैं उसको लिखेंगे कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसकी तीन विशेषता होती है। ये तीन विशेषताएं है, पहली एक तो परंपरागत अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी उसमें नियमित उत्पादकता होती है, और तीसरी उसमें परछन बेरोजगारी पाई जाती है, जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, DISGUIS डिसगाइज्ड का मतलब होता है परछन। परछन मतलब जो देखने का। तो पहला ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी कैसे पता करते हैं हम कि कोई इकोनॉमी ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है? वो लो प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता। नहीं, वो तो हो ही गया, वो तो एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी में चला जाएगा। देखो पीसी तो अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमसे 10-12 गुना हायर है, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब जो है 10 टन पैदा हो रहा है इतनी जमीन पे, उनके यहाँ 100 रहा है, तो वो लो प्रोडक्टिविटी में आएगा। तो मगर जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसको हम पता करते हैं या उसकी हम डेफिनेशन बनाते हैं किस आधार पर, कि हमारे यहाँ जो तीन सेक्टर्स है उनकी ढांचागत जो स्थिति है वो कैसी है, यानी कि किस सेक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है। अगर किसी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर डोमिनेंसी है तो वो परंपरागत मानी जाएगी, और अगर किसी जैसे अमेरिका इंग्लैंड में आप देखोगे तो उनकी जनसंख्या का जो 1 से 2% भाग है, शेयर है, मात्र वो किसमें लगा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। हमारा कितना लगा है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ समय से कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। 11 में ये डेटा कितना था, 58% था जो ऑफिशियल डेटा था। फिलहाल जो अनुमान है वो 52 से 53% के अराउंड है। यानी कि हमारे जो पॉपुलेशन का मुख्य ऑक्यूपेशन है अभी भी क्या है, एग्रीकल्चर ही है। जिन कंट्रीज में सर्विस सेक्टर लीड कर रहा है प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न इकोनॉमी बोलते हैं। और जिनमें एग्रीकल्चर डोमिनेंस है उनको हम क्या है, परंपरागत बोलते हैं। ये बोलने का कारण सिर्फ इतना है कि जो दूसरा पॉइंट लिखा है, जो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वहां अगर ज्यादा लोग लगेंगे तो वहां का जो पर कैपिटा इनकम है, वहां का जो डेवलपमेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आया होगा। और अगर ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, तो वहां की जो रहन सहन की स्थिति है वो भी कैसी होगी, निम्न स्तर की होगी। और
जिसके बाद है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पर्सन बेरोजगार। पर्सन बेरोजगारी इसने कपिल ने बताया था कि क्या बताया था भाई तुमने, ठीक है। इसके बाद ध्यान से सुनना। ठीक है, बैठ जाओ। समझ गए क्या कहा इसने, क्या बताया इसने कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के मोटिवेशन, अगर 4 आदमी 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 2 आदमी भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी लैंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लोग क्या कर रहे हैं, 2 लोग काम फालतू नहीं है, वे है तो भी और जो नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे लोग जो ऊपरी तौर पर देखेंगे तो रोजगार में है, लेकिन एक्चुअल में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको हम बोलते हैं पर्सन बेरोजगार। ठीक है, पर्सन बेरोजगारी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार मतलब पूछा जाता है कि पर्सन बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, किस सेक्टर में पाई जाती है, क्या होती है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पर्सन बेरोजगारी क्या है, आदमी रोजगार में है लेकिन प्रोडक्शन में उसका कोई अंशदान नहीं है, इज नॉट एडिंग एनीथिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी। वो एग्रीकल्चर में चढ़ा हुआ है, हमें तो पता है क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो मैं मेरे फादर सब कर रहे हैं तो कितने प्रोडक्शन, एक करा तो कितने प्रोडक्शन, 2 हो गया तो कितने प्रोडक्शन। तो वो लोग जो लगे तो हैं लेकिन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनका जो योगदान है उनका अपना वो 0 है। मेरे हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं वैसे तो रोजगार में हूँ डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन जो मेरा रियल आउटपुट है वो 0 है, कुछ नहीं है, इसलिए मुझे बेरोजगार ही माना गया, पर संयोग से मैं बेरोजगार। तो ये बेरोजगारी है क्यों भाई, जब मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ, है क्यों, क्या। पहली बात तो ये कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो कैसी है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है। दूसरी, हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वो बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर एग्रीकल्चर की लिहाज से बात की जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी की ज्यादा होने से क्या नुकसान होगा हमें बताओ। ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो कम होगी। ठीक है, तो ये जो सारी समस्या है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ी हुई है। ये एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी है, है कि ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी के फॉर्म में पहचानी जाती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि डोमिनेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर की है तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी देश की। ठीक है, ये भी एक बड़ा रीजन है। दूसरा है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या है, जो उसने अनिकेत ने बताया था, क्या बताया था भाई, कुछ कंट्री की जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर प्रोडक्शन लैंड सीमित की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अमेरिका में आप बात करोगे तो वहां पे जो पर हेक्टेयर पर एकड़ पर बीघा कैसे भी आप उसको मेजर कर लो, प्रोडक्शन है वो कई गुना ज्यादा है हमारे मुकाबले में। वो है टेक्निक और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे इरिगेशन है, हमारे यहाँ कितना ऐसा भूभाग है जो एग्रीकल्चर एरिया है जिसको इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है, जानते हो। ठीक है, 50% भूभाग भी ऐसा नहीं है हमारे एग्रीकल्चर लैंड का जिस पर जय सिंचाई ये मैन क्रिएटेड सोर्सेज है। ठीक है, वो अभी भी जो बारिश का पानी है उस पर डिपेंड कर रही है। दूसरा फर्टिलाइजर्स, तीसरा इक्विपमेंट्स। चौथा जो यहाँ फार्मिंग है वो कैसी है, पर
मैंने बताया कि वहाँ 1-2% लोग लगे हैं, तो भूभाग बड़ा है, तो उनकी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वो ज्यादा है, तो वो लोग जो है ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स का, सीड्स का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो 5 बीघे का काश्तकार है, किसान है, उसकी स्थिति कुछ बच्चे जान रहे हो, कोई बच्चा गाँव से यहाँ, ठीक है, तो जो बच्चे गांव से हैं, उनको पता होगा 8-10 बीघे जमीन में अगर कोई आदमी काम कर रहा है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात तो छोटे में होता है कि इसके साथ में दूसरा काम क्या जोड़ती है, होता है कि नहीं होता है। आपको कम से कम 25 से 30 बीघे जमीन चाहिए अगर आपको एक छोटे परिवार का भी जो है भरण पोषण ठीक से करना है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मैं कोई साइंटिफिक टेक्निक, अच्छे फर्टिलाइजर, महंगे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इक्विपमेंट से सोच सकता हूँ। 10 बीघे का जो किसान है वो ट्रैक्टर के बारे में सोचते नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ सोचता ही नहीं है, और मैं तो दूर की बात है। ठीक है, अगर किसी को दे दिया तो वो इस पॉइंट को पूछ लेता था पहले, मैं मतलब इससे पैसे करूंगा, दूसरे जगह यहाँ काम करूंगा तो उसका मुझे मुआवजा मिल जाएगा, मेहनता नहीं मिलता है। ठीक है, तो सैंपल का तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फील्ड में ये है कि बहुत छोटे छोटे पीसीज ऑफ लैंड है और उन पे जनसंख्या का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी कैसी है, लो है। और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि आम 2 आदमी करे, 5 आदमी करे, लेकिन प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब यह है कि कितनों के निकालने से प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे कैसे हैं, पर्सन रूप से बेरोजगार, बेरोजगार नहीं पर्सन को रोजगार, बेरोजगार तो माना ही नहीं गया है। तो भारत का जो आंकड़ा है वो 7% में थोड़े जाता है, ये जो 50% लोग है इनमें से तो 30% लोग बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इनको तो जो है डॉक्यूमेंट में तो बेरोजगार ही माना गया है। ये थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है कि वो कैसे बेरोजगार कहे जाएंगे, पर्सन बेरोजगार कहे जाएंगे, दे आर दिस आर कम इन द कैटेगरी ऑफ दिस क्वाइट अनएम्प्लॉयमेंट, वो आएंगे पर्सन बेरोजगारी के श्रेणी में। ठीक है, सब है चलो। हाँ? आज का लेक्चर जो है जल्दी की बात नहीं है।